हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसीलिए अब हम सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल तैयारी आप लोगों को कराएंगे। डेली 3 बजे लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराते हैं। वो क्लासेस आप लोग देखते ही होंगे। साथ ही साथ सिलेबस के मुताबिक ये क्लासेस भी आप लोगों की चलती रहेंगी। आज हम लोग पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिगम और अर्जन को समझने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझ लें कि ज़बान क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो लैंग्वेज की सीधी सादी तारीफ़ अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि ज़बान जो है वो इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। अपने विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान जो है वो समाजी तामुलात यानी कि सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। यानी कि हम ज़बान से ही एक दूसरे से आपसी सहभागिता करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं। अगर आप लोगों ने वाइगोस्की की थ्योरी को पढ़ा होगा तो वाइगोस्की ने अपने समाजी नशोनुमा के नज़रिया में यानी कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में सामाजिक विकास के सिद्धांत में ये बात कही थी कि बच्चों की नशोनुमा के लिए, बच्चों के विकास के लिए समाजी तामुलात यानी कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। और सोशल इंटरेक्शन जो प्रोवाइड कराता है वो लैंग्वेज ही कराता है, ज़बान ही कराती है। समाजी तामुलात की ही वजह से बच्चे नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं और ज़बान को सीखते हैं। बच्चे जो अपनी मातृभाषा सीखते हैं, जो मदर लैंग्वेज सीखते हैं, जो मादरी ज़बान सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? नकल करके ही तो सीखते हैं। जबकि चौमस्की एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यह मानना यह है कि बच्चों में ज़बान सीखने की जो क़ुव्वत होती है वो पैदाइशी होती है। चौमस्की ने ये कहा कि बच्चों के माइंड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर फिट होता है जिसकी वजह से वो तहत शऊरी तौर से अनकॉन्शियसली ज़बान को पैदाइशी तौर पे सीखते हैं। और उन्होंने LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया। माहिरीन लिसानियात ज़बान को लुगत और कवायद यानी कि लेक्सिकॉन और ग्रामर का इम्तिजाज मिला जुला रूप मानते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान और समाज के माबैन एक रिश्ता है जिसके ज़रिया न तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और न ही समाज की। यहाँ पे कह रहा है कि ज़बान और समाज के माबैन एक रिश्ता है, इसके बगैर, एक दूसरे के बगैर दूसरी चीज़ तरक्की नहीं कर पाएगी। ज़बान के ज़रिए समाज नहीं तरक्की कर पाएगा और अगर समाज नहीं रहेगा तो ज़बान नहीं तरक्की कर पाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ज़बान का मुतालिया है, जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम इल्मे लिसानियात यानी कि लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ज़बान से रिलेटेड ये कुछ अहम पॉइंट्स आपने जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ज़बानों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 हिस्सों में ज़बानों को बांटा गया है। पहली जो है वो इशारों की ज़बान है जिसको हम कहते हैं साइन लैंग्वेज। दूसरी जो है वो आपकी आवाज़ों की ज़बान है जिसको हम स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। और तीसरी जो है वो अलामतों की ज़बान है जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। इसको मैं तफसील से नहीं समझाऊंगा, आप हमारा नोट्स ले लीजिए, वहाँ आप ये तीनों ज़बानों को तफसील से ख़ुद से पढ़ लीजिएगा। चलो, बोली और ज़बान दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, बोली जो होती है वो लिमिटेड एरिया में बोली जाती है और ज़बान जो है वो
ज़्यादा वसी एरिया में, ज़्यादा वाइड एरिया में बोली जाती है। ठीक है, बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके और मखसूस ग्रोह के दरमियान बोली जाती है और बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती है, इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल यानी कि सिस्टमेटिक कोई फॉर्म इसका नहीं होता है और इसके रूल्स और ज़वाबित भी नहीं होते हैं और इसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। जबकि ज़बान इसके अपोजिट होती है। ज़बान जो होती है ये एक वसी तर नज़रिया है और इसके फिक्स रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और ये जल्दी बदलती नहीं है। अच्छा, मादरी ज़बान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। मादरी ज़बान किसे कहते हैं? तो जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, इससे मुराद बच्चे के घर की ज़बान, बच्चे के ख़ानदान और आसपास में जो बोली जाने वाली ज़बान है वो होती है बच्चे की मादरी ज़बान। और ये वही ज़बान है जिससे बच्चा अपने गिर्द, अपने आसपास फितरी तौर पर सीखता है और इसी फितरी तौर पर सीखने को लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन यानी कि ज़बान का इक्तिसाब या ज़बान की हुसूलियाबी कहा जाता है। चौमस्की ने इसी के बारे में कहा है कि बच्चे के अंदर पैदाइशी सलाहियत होती है ज़बान को सीखने की। ये जो मादरी ज़बान है इसके बारे में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आई हैं। मादरी ज़बान के मुतालिक राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बात कही गई है कि जहाँ तक मुमकिन हो कम से कम क्लास 8 तक बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। और इसके अलावा NCF भी कहता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम दो। हमारे संविधान में भी एक आर्टिकल है 350A जिसमें जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक हासिल है। ठीक है, तो मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि इससे सीखने में फितरीपन आता है, स्वाभाविकता आता है। और भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग खुद से भी पढ़िएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट आप लिखे गए हैं ये मैंने आपको वर्बली बता भी दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स ले लीजिए। जब आप नोट्स लेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नोट्स आपको कैसे मिलेगा? 72 75 54 98 90 इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा। हम आपको एक सैंपल भेजेंगे जिसमें सारे डिटेल्स होंगी। आप उस डिटेल्स को फॉलो करके हमारे उर्दू पेडागोजी के ऐसे ही 13 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जिसमें ऑनलाइन वाले पेपर भी शामिल हैं, जो जनवरी सन 2022 में हुआ था वो वाले, और जो जनवरी सन 2000 इस बार जो जनवरी सन 2023 में हुआ था वो वाले भी पेपर, सभी पेपर उसमें शामिल हैं। सभी आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग पढ़िएगा। जो अहम चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा हल्के तरह से बता देता हूँ। ठीक है, चलो लैंग्वेज एक्विजिशन सीख लो क्या होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन को ज़बान के इक्तिसाब या ज़बान की तहसील या हुसूलियाबी कहते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसके तहत आसपास के माहौल, वालिदैन और बुज़ुर्गों से बुज़ुर्गों को देखकर ज़बान सीखी जाती है। ये एक फितरी अमल है और ये अमल पैदाइश के बाद से शुरू होता है और 4 साल की उम्र तक बच्चा मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। इस तरह ज़बान के हुसूल का जो नज़रिया है वो मादरी ज़बान से जुड़ा है, यानी कि जो बच्चा ज़बान का हुसूल करता है तो हुसूल वो मादरी ज़बान को करता है, जिसमें बच्चा नीम शऊरी यानी कि सब कॉन्शियसली अमल से कवायद के तईं ला इल्मी रखते हुए जब बच्चा ज़बान का एक्विजिशन करता है तो ग्रामर नहीं सीखता है, वो अनकॉन्शियसली नीम शऊरी तौर से फितरी तौर पर ज़बान सीखता है। ठीक है, अब ज़बान की आमोजिश क्या होता है? तो मादरी ज़बान सीखने के अलावा जब कोई बच्चा किसी दीगर ज़बान को सीखता है जैसे कि हिंदी, अंग्रेज़ी, तो उस किसी दूसरी ज़बान को सीखने के अमल को ज़बान की आमोजिश, भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है।
दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं। क्या क्या होते हैं आप लोग देख सकते हैं। जो लैंग्वेज लर्निंग है और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, दोनों में फ़र्क यहाँ पे बताया गया है। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया गया है कि ये एक फितरी अमल है, नियम शऊरी अमल है, जबकि ज़बान की आमोजिश शऊरी तौर पर होती है और उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। ज़बान की हसूल याबी के ज़रिए बच्चा अपनी पहली ज़बान यानी कि मादी ज़बान सीखता है, जबकि ज़बान की आमोजिश के ज़रिए बच्चा दूसरी ज़बान सीखता है। ज़बान की हसूल याबी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के ज़रिए किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग के लिए किताब और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। हसूल याबी जो होती है वो गैर रस्मी होती है, इनफॉर्मल होती है, जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, ज़बान की आमोजिश होती है, ये बाकायदा तौर से सीखी जाती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। उसके बाद आप अगर नोट्स लेंगे तो इसमें आपको पावलोव का नज़रिया मिलेगा, ठीक है, चॉम्स्की का नज़रिया मिलेगा और पियाजे और वाइगोस्की का नज़रिया भी मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ सभी नज़रियात को। चलो देख लो, ये नज़रियात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले पावलोव का नज़रिया आप लोग जानते ही हैं। पावलोव और स्किनर जैसे माहिर किरदारियात के मुताबिक ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है। यानी कि ये जो पावलोव और स्किनर हैं, ये कहते हैं कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध है। आपने पावलोव की थ्योरी पढ़ी होगी। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसमें इसने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया था वो कुत्ते पे किया था। उसने कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन किया और उसके मुंह में एक ट्यूब नली लगा दी और उसको प्रयोग करने वाली एक मेज़ पे बांध दिया और उसके सामने 2 स्टिमुलस रखे, 2 उद्दीपक रखे, ठीक है, 2 मुहर्रिक रखे। एक जो था वो आर्टिफिशियल था और एक रियल था। आर्टिफिशियल में पहले वो घंटी बजाता था और फिर घंटी बजाने के कुछ देर बाद वो कुत्ते के सामने खाना रख देता था। यही प्रोसेस उसने कई बार रिपीट किया। तो आखिर में उसने कुछ दिनों के बाद ये देखा कि जब सिर्फ घंटी ही बजाई गई तो ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, हालांकि उसको खाना नहीं दिया गया तब भी। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष इसने निकाला पावलोव ने कि जब हम किसी कृत्रिम अनुक्रिया को बार बार करते हैं तो वो वही रिजल्ट देती है जो रियल अनुक्रिया यानी कि जो वास्तविक अनुक्रिया देती है। चूँकि घंटी सिर्फ सुन के ही कुत्ते को ये लगता था कि अब खाना आएगा और उसके मुंह से पानी आने लगता था। तो ये प्रोसेस उसने कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अपनी बनाई थी, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको और डिटेल से पढ़ना है तो नोट्स लीजिए। उसके बाद चॉम्स्की का नज़रिया आप लोगों ने पढ़ा। एलएडी का कंसेप्ट इसने दिया और इसके मुताबिक बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात इसने कही। इसका मानना ये था कि ज़बान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होता है, जिन्हें उसने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। जो ज़बान बच्चे के जीन्स में पोशीदा होती है उसको इसने इनेट लैंग्वेज कहा, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे। पियाजे और वाइगोस्की का नज़रिया आप लोग जानते हैं। पियाजे का नज़रिया तामीराती है, कंस्ट्रक्टिव है, जिसके मुताबिक बच्चा हवासे खमसा के ज़रिए यानी अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक और स्किन वगैरह के ज़रिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है, यानी कि वो नॉलेज को क्रिएट करता है। वाइगोस्की के मुताबिक बच्चा जो है वो समाजी तामुल करके ज़बान सीखता है। वाइगोस्की ने अपने समाजी सकाफ़ती नशोनुमा यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। समाज, सकाफ़त और ज़बान, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, जिसको आप ACL के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसने एक कंसेप्ट दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। इसने कहा कि बच्चे कुछ काम खुद से कर लेते हैं, बच्चों को कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए उनको हेल्प लगती है। इन दोनों के बीच में भी एक इलाका होता है, इसी इलाके को वाइगोस्की ने
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहा। इसे कहा जाता है हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है ना। तो बच्चों के अमली सलाहियत और मुमकिन सलाहियत के बीच फ़र्क पाया जाता है, इसे वाइगोस्की ने कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहा। और एक और कंसेप्ट वाइगोस्की ने दिया स्कैफोल्डिंग का, जिसको उर्दू में मचान बंदी या फिर ताउनी मफरूज़ा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें तजर्बाकार अफराद के ज़रिए बच्चों को जो टम्परेरी हेल्प दी जाती है, जो सहारा दिया जाता है, उसी को इसने स्कैफोल्डिंग का। मान लीजिए बच्चा कोई है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है और उसके कोई बड़े उसके भैया या फिर उसके अब्बू उसको पीछे से सपोर्ट दिए हुए हैं, लेकिन जब वो सही से चलाने लगता है तो उस सपोर्ट को छोड़ देते हैं। तो यही स्कैफोल्डिंग की मिसाल है। इसके अलावा एक और बात वाइगोस्की ने कही, निजी तकरीर जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत भाषण हिंदी में कहा जाता है। होता क्या है, बच्चा किसी काम को करते हुए खुद से बातचीत करता है। तो ये जो बच्चा किसी काम को करते हुए खुद से बातचीत कर रहा है, इसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच करार दिया है। जैसे कोई बच्ची छोटी प्रेस कर रही है और प्रेस करते हुए खुद से बात कर रही है। कोई बच्ची खिलौने खेल रही है और खिलौने खेल के वो बात कर रही है। किसी को खिलौने खेलती है, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है तो गुड्डा बनाती है, किसी को दूल्हा, किसी को दुल्हन, गुड्डी को दुल्हन, इस तरह से बना के वो लड़कियां जानती होंगी अच्छे से, उन्होंने बचपन में खेला होगा। तो ये जो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, खुद से जो बातचीत करते हैं, इसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। अगर यही सवाल पूछ दे कि बच्चे जो खुद से बातचीत करते हैं, इसको पियाजे ने क्या कहा है, तो पियाजे ने इसको ईगो सेंट्रिज्म कहा है। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म कहा है, जिसको अनायत उर्दू में कहा जाता है। बंडूरा का नज़रिया आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इस नज़रिया के मुताबिक नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदा और तकलीद पर मुनहसर है। यह अमल रीइंफोर्समेंट यानी कि कुमुक के साथ भी हो सकता है और कुमुक के बगैर भी। ये जो बंडूरा है, इसने अपनी पूरी एक थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों का ग्रुप बना के एक्सपेरिमेंट किया था। तफसील से मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो, और भी कुछ नज़रियात हैं जिसको आप खुद से पढ़िएगा, जैसे कि साख्तियाती नज़रियात है, अमली नज़रियात है, तामुली नज़रियात है। ये सब आप लोग नोट्स लेके खुद से पढ़िएगा। और जो इसके अलावा पहली ज़बान की तहसील के जो मराहिल हैं, स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज है, इसको भी आप लोग खुद से पढ़िए। ठीक है, नोट्स आप लोग अच्छे से ले लीजिए। कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ये सब नोट्स में हमारे शामिल हैं। ये यहाँ पे आमोजिस के बारे में कुछ अहम पहलू दिए गए हैं। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ लें या फिर इसको पढ़ लें। चलो, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, उर्दू पेडागोजी के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट हैं। 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए ये ऐलान किया गया है कि 1965 के बाद अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान इस्तेमाल होगी। यानी कि अगर आपको सीटेट में पूछे कि अंग्रेज़ी का दर्जा क्या है, तो ये मुआविन सरकारी ज़बान है और हिंदी सरकारी ज़बान है। और उर्दू जो है वो 8वीं शेड्यूल का एक हिस्सा है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान के 8वीं शेड्यूल में 22 ज़बानों का जिक्र है। हिंदुस्तान के संविधान की 8वीं अनुसूची में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में 22 ज़बानों का जिक्र है। कोठारी कमीशन जो कि 1965-66 में आया था, इसका अहम मकसद यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका अहम मकसद था कसीर लसानियात और कौमी अमांगी को फ़रोग़ देना, आमोज़गार को तख़य्युली और तख्लीकी बनाने के लिए कहानी के इख्तिताम को तब्दील कराना चाहिए। इससे बच्चे इमेजिनेटिव बनेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि सीटेट में पूछा जा चुका है कि ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खसूसियत है। ये जो कॉल है गिलीसन का है। हक़ तालीम का एक्ट सन 2009 के मुताबिक हर बच्चा को मादरी ज़बान सीखने का हक़ है। कम से कम 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक़ है। तो ये सब जो पहला चैप्टर था वो हमने आपको थ्योरी इसकी
करा दी, सब तो नहीं कराया, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए भी छोड़ दी हैं, उसको खुद से आप पढ़िएगा। और बाकी पिछले साल पूछे गए यहाँ पे कुछ सवालात भी हैं जिसको आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कुछ सवाल मैं करा भी सकता हूँ, ठीक है। चलो कुछ करा दें इसमें से सवाल, या फिर आप लोग खुद से कीजिएगा। चलो ये बताओ, ये सवाल, ज़बान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्ज में से क्या शामिल नहीं है। जो लैंग्वेज सीखने का जो फॉर्मल मेथड है उसमें क्या शामिल नहीं है। उस्ताद, लैब, स्कूल और घरेलू माहौल। तो जो घरेलू माहौल है ये ज़बान सीखने का गैर रस्मी तरीक़ा है, इनफॉर्मल है। घरेलू माहौल में हम बच्चों को मादरी ज़बान नकल करके सिखाते हैं। हम सिखाते क्या हैं, बच्चे खुद से सीख लेते हैं, इसीलिए तो वो गैर रस्मी माहौल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे आप जवाब भी दिया है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे इस पहले चैप्टर में हैं, आप इसको कैसे हल कर पाएंगे, आप नोट्स लेंगे तो ये सभी सवाल जवाब के साथ आपको मिलेंगे। तो नोट्स को आप लोग लीजिए। कैसे मिलेगा मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। 72 75 54 98 90 पे, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे ना तो हम आपको एक सैंपल भेजेंगे, उसमें कोई डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके आप हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।